आज हमने इंश्योरेंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा। आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी इंश्योरेंस को इस तरह से कभी नहीं जाना होगा। आपने कहा कि इंश्योरेंस वेस्ट लगता था, सच में ऐसा ही होता है कि वेस्ट ही लगता है। और अभी आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर किसी की कंपनी है और वो ये चाहता है कि उसकी कंपनी इन सब मिस हैपनिंग से थोड़ी सेफ रहे। 53 डिग्री तक टेम्परेचर हमने इंडिया में नोट किया है, तो बहुत सारे फायर इंसिडेंट अपने आप हो रहे हैं। 70% कंपनीज फैमिली ओन्ड बिजनेस रन करती हैं। तो उस केस में क्या हो गया कि लायबिलिटी जो बाकी के डायरेक्टर पार्टनर हैं उनके ऊपर में भी बुक हो गई तो वो भी कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाते हैं। HDFC भी करता है, बजाज भी करता है, टाटा भी करता है, कुछ PSU कंपनीज हैं, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि वो पैसा एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मंथली आपने डिसाइड किया जी मुझे 1 लाख रुपए मंथ का चाहिए, वो हर साल आएगा या हर मंथ आएगा। पर आपका पैसा सोते हुए नहीं बढ़ रहा। जब आप सो रहे हो आप सिर्फ इन्फ्लेशन कवर कर पाओगे। कैलकुलेशन अगर मैं बता दूं तो उसमें 100, 200 से 500, 700 करोड़ रुपए तक भी मेच्योरिटी चली जाती है सर। और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है सर, हम विश्व गुरु पहले थे, आज हैं और फ्यूचर में फिर से रहेंगे सर। संजय सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया सर। काफ़ी सारी जानकारी है जो ऑडियंस को आपसे मिलने वाली है, जो काफ़ी सारे मिथ चलते हैं मार्केट में इंश्योरेंस को लेकर के, वो आज हम आपसे क्लियर करेंगे। बहुत सारे हैं और लोग, मेरे को भी और शायद जो ऑडियंस होती है उनको भी 2 ही तरीके के पता रहते हैं कि या फिर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। तो बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में हम आज आपसे जानने वाले हैं सर। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम संजय सिंघल है और बाय क्वालिफिकेशन मैं MBA फाइनेंस हूँ और डायरेक्टर हूँ नवदृष्टि ग्रुप का, नवदृष्टि बिजनेस इनोवेशंस का, और फाइनेंशियल आर्किटेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। मेरे को लगभग 2 डिकेड से ज़्यादा, मतलब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसी इंडस्ट्री में, और लोगों के साथ काम करते हुए, मिलते हुए और इन चीज़ों के बारे में उन्हें अवेयर करते हुए। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि मुझे एज अ पर्सनली आज तक अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस एक वेस्ट लगता था। बट जैसे जैसे हम आपसे मिले कुछ टाइम पहले, आपसे कुछ चीज़ें जानी, तो धीरे धीरे वो चीज़ समझ आती जा रही है। या ये भी कह लें कि अब एक एज हो गई है वो समझने की। अभी तक कॉलेज लाइफ में थे या थोड़ा यंग एज में थे तो इतनी चीज़ें समझ नहीं आती। तो उसके लिए सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इंश्योरेंस किस किस टाइप के होते हैं। देखिए सर, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। आपने कहा कि इंश्योरेंस वेस्ट लगता था, सच में ऐसा ही होता है कि वेस्ट ही लगता है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, 2 हाथ हैं, आंखें हैं, लेग्स हैं, कान हैं, फेस है, सब कुछ है। उसका एहसास हमें तब तक नहीं हो पाता जब तक वो ठीक चल रहा है। हमें एहसास उसका किस दिन होता है? जिस दिन उस पर चोट लग जाती है तो एहसास होता है कि यार भगवान इस चीज़ को ठीक कर दे या हेल्थ के इस इशू को ठीक कर दे। तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई, यही सबसे ज़्यादा दुखदाई है, यही और या ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बॉडी का पार्ट। उसी तरीके से इंश्योरेंस है सर, कि अभी उसका एहसास नहीं होता। इंश्योरेंस तो वैसे भी ऐसा ही प्रोडक्ट है कि जिसका एहसास तब होता है जब वो मिल भी नहीं पाता। तो इसलिए टाइम से अगर अवेयरनेस हो जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत लाइफ के लिए, जैसे जीवन के लिए सांसें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे हमारे आज की लाइफ के लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने एक वर्ड बोला कि मिल नहीं पाता, कब नहीं मिल पाता? देखिए, इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप जब सब कुछ ठीक है आप उसे तब बाय कर सकते हैं। बाय कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस है, आप ठीक ठाक हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई, भगवान ना करे, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो कोई कंपनी आपको फ्रेश इंश्योरेंस नहीं देगी। अच्छा। अगर किसी का इंश्योरेंस चल रहा है और उसके साथ कोई भी दिक्कत होगी तो उसे इंश्योरेंस मिलेगा, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है चाहे हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन अगर लेने से पहले कुछ हो गया तो नहीं मिलेगा। अच्छा, इट मीन्स कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई और उस टाइम पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो तब नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए, उसका एक सीधा सा एग्जांपल के साथ मैं अपनी बातों को ना एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझाऊंगा ज़्यादा तो अच्छा शायद रहेगा। आपको भी और ऑडियंस को शायद थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे आपने नई मर्सिडीज निकलवाई शोरूम से, आपकी गाड़ी आपने निकलवाई और भगवान ना करे लेकिन बाहर जाके महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें 1-2 लाख रुपए का खर्चा आ गया। आप उस गाड़ी को रखोगे या बेच दोगे? रखेंगे सर। रखेंगे ना। लेकिन आप गाड़ी के शोरूम पे गाड़ी लेने गए और पता चला कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है भाई,
और इसको कंपनी ने ठीक ठाक करके और शोरूम में सजा रखा है, तो आप उस गाड़ी को लेंगे क्या? नहीं। उसी तरीके से इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, जब सब कुछ ठीक है तो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, और आपको खाली इंश्योरेंस दे नहीं रही, आपको उम्र भर की गारंटी के लिए भी कंपनी तैयार बैठी है कि उम्र भर भी कोई दिक्कत होगी तो कंपनी उस इंश्योरेंस को कंटिन्यू करेगी, डिसकंटिन्यू नहीं करेगी। ओके जी तो अभी जैसे शिवम भाई ने पूछा था कि कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंसेस होते सर, इंश्योरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंश्योरेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक लाइफ इंश्योरेंस जो हमारी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। सेकंड पार्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पहले जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट होता था, लेकिन अब हेल्थ की अवेयरनेस और हेल्थ का पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि हेल्थ इंश्योरेंस अलग से एक सेगमेंट हो गया। हर कंपनी ने उसके लिए अलग डिवीज़न बना दिया, और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस पे ही काम कर सकती है। उन्हें स्टैंड अलोन कंपनीज भी कहते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्टैंड अलोन कंपनी है, जैसे नीवा बूपा है, स्टार हेल्थ है, केयर है, तो ये उस तरीके, मणिपाल सिग्ना है, ये कुछ उस तरीके की कंपनी है जो एक्सक्लूसिवली हेल्थ इंश्योरेंस ही करती है। तीसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आपकी ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड हो गया। जनरल इंश्योरेंस में इसके अलावा जितना इंश्योरेंस है, चाहे वो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, मरीन का इंश्योरेंस है, हाउस होल्ड का इंश्योरेंस है, या किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस है, वो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है। अच्छा, मीन्स कि 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं सर। काफ़ी ज़्यादा। अब हम इंश्योरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव बातें भी होंगी थोड़ी सी। तो उसमें अगर मैं देखूं तो अभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और अभी आग लगने के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर किसी की कंपनी है सपोज़, और वो कोई किसी कंपनी का ऑनर है और वो ये चाहता है कि उसकी कंपनी इन सब मिस हैपनिंग से थोड़ी सेफ रहे, तो इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं और कैसे ले सकते हैं? देखिए, उस केस में 2-3 तरीके के इंश्योरेंस आपको लेने पड़ेंगे। तो दोनों तीनों 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन आपको लेना पड़ेगा, और ज़रूरी भी है। पहली चीज़ कि अगर कोई फायर इंसिडेंट हुआ तो बिल्डिंग जल जाती है, फर्नीचर जल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जल जाता है, आपका स्टॉक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फायर में चली जाती है, बिल्डिंग भी गिर जाती है कभी कभी, बहुत सारे केसेस में हमने देखा। तो उस केस में हमें फायर इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। उस केस में क्या होता है कि जो आपका फिजिकल ऐसा कोई लॉस हुआ होता है, वो लॉस जनरल इंश्योरेंस का एक प्रोडक्ट है फायर इंश्योरेंस वाला, उसमें आप इसे कवर करेंगे तो आपकी बिल्डिंग का, आपके फर्नीचर फिक्सचर का, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का और स्टॉक का, मशीनरी का जितना भी लॉस होता है वो जनरल इंश्योरेंस से कवर होता है। ठीक है। अगर कोई इंजरी हुई तो वहाँ पर कोई फिजिकल इंजरी, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कुछ हुआ, वहाँ पर वर्कर थे, लेबर थे, और वो मतलब ऐसी हुई कि जो उन्हें हेल्थ का कोई वो चाहिए कि कहीं से जल गए या कुछ और हो गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया, वहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है सर। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। थर्ड थिंग है ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड। कभी कभी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बहुत सा अभी आपने देखा होगा, ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में और वर्ल्ड वाइड ही आप देख रहे होंगे, जंगल में अपने आप आग लग जाती है। अब कोई वहाँ कई आग लगाने थोड़ी गया है, लेकिन मौसम जिस तरीके से है, 53 डिग्री तक टेम्परेचर हमने इंडिया में नोट किया है कि जो इस बार गया है, तो बहुत सारे फायर इंसिडेंट अपने आप हो रहे हैं। तो जब होते हैं तो कुछ लाइफ से रिलेटेड भी ये हो जाता है कि मिस हैपनिंग हो जाती है। आप सब कुछ कवर कर सकते हैं सर, लेकिन जो चला गया उसको कैसे वापसी ला सकते हैं? आप नई गाड़ी से ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस इंसान को वापसी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ ठीक है, हम उसकी फिजिकल, देखिए आपकी इमोशनल अटैचमेंट का तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन उससे बहुत सारी फाइनेंशियल जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे किसी मान लीजिए डायरेक्टर के साथ मिस हैपनिंग हो गई या लेबर के साथ हो गई, तो उसके लिए कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि कंपनी को उनको पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी को ऐसा कोई प्रोविज़न उनके लिए भी करा के रखना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्टर, जैसे अभी आपने देखा एक हॉस्पिटल में आग लग गई और आग लगने से बहुत सारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे न्यू इन्फेंट्स जिसे कह सकते हैं, नवजात शिशु जिसे कह सकते हैं, कि वो फायर में झुलस गए और चले गए। ऐसे ही अभी बादल इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट फैक्ट्री में हुआ और कई जगह हुआ। तो जो लोग चले गए, अब वो तो चले गए, उनको तो जो लायबिलिटी है बुक हुई वो तो होनी है। कुछ केसेस में जो ऑनर था वो भी चला गया।
अब भरपाई कौन करे? तो होता क्या है कि उस कंपनी में जब कंपनी बनती है तो कई बार फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, हिंदुस्तान में ज़्यादातर कंपनीज 70% कंपनीज फैमिली ओन्ड बिजनेस रन करती हैं। तो उस केस में क्या हो गया कि लाइबिलिटी जो बाकी के डायरेक्टर पार्टनर हैं उनके ऊपर में भी बुक हो गई तो वो भी कहीं ना कहीं अरेस्ट हो जाते हैं, वो भी जेल बिहाइंड द बार्स भेज दिए जाते हैं। इनकम का प्रोसेस रुक गया है सारा। खाली यही नहीं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनकी जितनी इन्वेंट्रीज होती है, चाहे वो घर है, गाड़ी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए वो सारी की सारी उन लाइबिलिटीज़ के साथ में अटैच हो जाती है। बैंक के बहुत सारी, हो सकता है मशीनरी या कुछ लोन पे लिया हो, लेकिन आपने लोन पे लिया वो तो चल गई, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, अब उसकी लाइबिलिटी खड़ी हो गई, बैंक की लाइबिलिटी खड़ी हो गई। तो उन लाइबिलिटीज़ में, सारी लाइबिलिटीज़ में आपके जितने एसेट्स आपने क्रिएट किए थे वो सब अटैच हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंश्योरेंस भी हैं जो अगर डायरेक्टर कंपनी का पार्टनर ओनर अगर उन्हें लेते हैं तो वो वाला पैसा जो है वो अटैच नहीं होता है। और MWP एक्ट एक होता है, उसके अंतर्गत हम उस प्रोडक्ट को देते हैं। वो पैसा सिर्फ उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वाइफ है, या घर में सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, तो सिर्फ उनके ही लिए वो सिक्योर होता है। तो डुअल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, फैमिली की सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। कई बार गलती खुद की होती है और कई बार नहीं भी होती है। सारे एक्सीडेंट अपनी गलती से नहीं होते, किसी दूसरे की गलती से भी हो जाते हैं। तो उस केस में उनका भी हमें सोचना है कि क्या करना है। तो इस तरीके के इंश्योरेंस पे मैं कहना चाहूँगा कि कोर्ट भी उसको अटैच नहीं कर सकती। तो हमें इस तरीके का इंश्योरेंस जितने भी कंपनी ओनर्स हैं उनको लेके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ लोन की लाइबिलिटी है आप उसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं, कुछ लाइबिलिटी आपके पास कई सारे केसेस, अभी मैं एग्जांपल नाम नहीं लूँगा, लेकिन वह फायर इंसिडेंट हुआ और उनके पास 1 रुपये की लोन लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इतनी लाइबिलिटी बन गई कि उनको सारी चीज़ों को वहाँ पर अटैच करना पड़ रहा है, अटैच हो रही है। तो उस केस में उनकी फैमिली का क्या, वो भी तो इंसान है, वो भी तो डिपेंडेंट्स हैं, तो उनको वो पैसा वहाँ से मिल जाता है। तो इंश्योरेंस इस तरीके से भी काम करता है सर। तो सर इसमें मैं कुछ इंश्योरेंस के नाम बता सकते हैं आप, कौन से इंश्योरेंस होते हैं? कोई कंपनी? बहुत सारी कंपनीज है इसकी। जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनी है वो इन इंश्योरेंसेस को करती है, क्योंकि ये जनरल से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले भी बताया था, फैक्ट्री है, मशीनरी है, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ से अलग जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलेट हुई तो वो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट बन गई। तो वो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज करती हैं। बहुत सारी कंपनी है, HDFC भी करता है, बजाज भी करता है, टाटा भी करता है, कोई PSU कंपनीज है, नेशनल ओरिएंटल, वो भी करती हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरीके के इंश्योरेंसेस करती हैं और जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जनरल में होती हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई फायर इंसिडेंट हुआ लेकिन डेथ नहीं हुई तो वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। और अगर कोई फिजिकल मिसहैपनिंग हो गई है, लाइफ की मिसहैपनिंग हो गई है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू हम उसे कवर करते हैं। इसमें एम्प्लॉय इंश्योरेंस के थ्रू भी कुछ प्रोडक्ट दिए जाते हैं, कुछ कीमैन के थ्रू दिए जाते हैं, तो कुछ MWP के थ्रू दिया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसा आप कहेंगे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम क्लियर करते चलेंगे। बिल्कुल। सर इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि लाइफ के किस फेज़ में हमें कौन सा इंश्योरेंस चूज़ करना चाहिए? देखिए, इंश्योरेंस की सिलेक्शन कुछ इस तरीके से है कि बड़े अच्छे तरीके से उसे डिस्क्राइब मैं छोटे से उससे एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लाइफ को 3 फेजेस में बांटते हैं। मतलब एक ब्रेड अर्नर जो है उसका लाइफ में किस तरीके से इंश्योरेंस लेना है, क्या लेना है, क्यों लेना है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अर्ली टू डाई, अगर वो जल्दी चला गया तो उसे इंश्योरेंस इस तरीके से लेना है कि अगर जल्दी चला गया तो रिस्क कवर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके डिपेंडेंट्स फैमिली को पैसा चाहिए। अगर वो जल्दी चला गया तो फैमिली को पैसा चाहिए। तो उस तरीके का बड़ा इंश्योरेंस होना चाहिए जो उसकी फ्यूचर कॉस्ट को, इनकम को, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कवर करता हो। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग लिविंग। अगर वो ज़्यादा जी गया तो उसे अपनी रिटायरमेंट पे पैसा चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो गए, वो सेटल हो गए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, अपने स्पाउस के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए अगर वो लंबा जी गया तो। तीसरा फेज़ आ जाता है कि अगर वो जिया तो सही लेकिन बीमारी के साथ जिया,
तो उसे खुद के लिए भी पैसा चाहिए और अपनी फैमिली के लिए भी पैसा चाहिए। तो हमें जब भी हम प्लान करते हैं किसी के साथ, इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कोई एक प्रोडक्ट है कि आपने मांगा मैंने ये बनाया, जबकि मैं मानता हूँ कि आज 90% इंश्योरेंस 95% इंश्योरेंस ऐसे ही बिकता है कि मैंने एक प्रोडक्ट बताया, आपको प्रीमियम बताया, आपने चेक दिया, खत्म हो गया, इंश्योरेंस शुरू हो गया। नहीं, इंश्योरेंस एक नीड बेस्ड प्लानिंग है सर, जो हमें बड़ी सोच समझ के और कैलकुलेटिव करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो इंश्योरेंस वैसे ही चलेगा। लाइफ हमारे तरीके से नहीं चलती, लाइफ अपने तरीके से चलती है सर। तो हमें इंश्योरेंस को उस तरीके से उन फेजेस को कवर करते हुए ही लेना चाहिए कि हमारा इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस किस फेज़ को कवर करता है। मतलब कि 3 लाइफ के फेजेस में से हमें वो सेलेक्ट करना है। तो आपने एक बीच में अभी एक बोला आपने कि जब मैं लंबा, मतलब मैं अपनी एज से ज़्यादा जी रहा हूँ, मतलब आज की डेट में तो देखें ज़्यादातर लोग 60 साल 65 साल इतने ही जी पाते हैं। कोई अगर अच्छा हेल्दी है तो वो 70 75 65 मतलब 85 तक 80 तक चला जाता है। तो अभी जैसे आपने बोला कि एक इंश्योरेंस इस टाइप का होता है जिसमें हमें अपनी लाइफ के उस फेज़ पे पैसा चाहिए होता है जब हम एक अर्निंग वाले सोर्स पे नहीं रहते, मतलब हम 60 पार कर चुके हैं और अब हम रिटायरमेंट के उसमें आ गए हैं। पर मैंने जितना इंश्योरेंस के बारे में सर सुना है कि हमने एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, अब हमने उसका प्रीमियम भरते रहे, 60 पे वो जा कर के मैच्योर हो गया, वो पैसा ख़त्म हो गया। एक तो ये भी होता है। दूसरा आप जो बता रहे हैं वो वाला अगर आप मुझे थोड़ा सा और क्लियर करें कि सपोज़ कोई अपना इंश्योरेंस लेना चाहता है और वो ये चाहता है कि 60 की उम्र के बाद मुझे कुछ पैसा मिल जाए जिससे कि मेरा एक रिटायरमेंट वाला जो फेस है वो मैं कम्प्लीटली उसको ईजिली जी सकूँ। देखिए, जो इससे रिलेटेड है इसमें भी 3 तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है एंडोमेंट प्रोडक्ट, जो आपको एक कॉर्पस अमाउंट, एंडोमेंट, हाँ, वो आपको कॉर्पस प्रोवाइड करता है। ओके। कुछ होते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान जो होता है आज आपका फ्यूचर मैच्योरिटी, कुछ टर्म प्लान में पहले जो प्योर टर्म प्लान है उसमें फ्यूचर मैच्योरिटी कुछ नहीं होती। अगर मिस हैपनिंग हुई तो फैमिली को पैसा मिलता है, सिर्फ ये मिलता है उसकी फ्यूचर। बट अभी कुछ प्लान ऐसे आ गए हैं जिसमें आपको फ्यूचर में भी पैसा मिलेगा, कॉर्पस भी मिल सकता है, रेगुलर इनकम भी मिल सकती है और ग्रोथ भी मिल सकती है। एक होता है यूलिप, जो मार्केट लिंक होता है, उसमें रिस्क कवर कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी, क्योंकि मार्केट में पैसा लग रहा होता है तो उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं मेरे बच्चे छोटे हैं और फैमिली डिपेंडेंट ज़्यादा है तो एक A/H का हमारा फार्मूला होता है और आपकी 100% डिपेंडेंसी ब्रेड अर्नर सिर्फ आप ही हैं, तो आपको एक हाई रिस्क कवर का इंश्योरेंस लेना होता है जिसका प्रीमियम कम हो, रिस्क कवर हाई हो, कि अगर मुझे अभी कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को इतना पैसा मिले कि उस रिस्क कवर के पैसे से जितनी इनकम मैं अर्न कर रहा था उतना इंटरेस्ट या कोई भी पैसा आना शुरू हो जाए। तो मेरी फैमिली का, मान लीजिए कि किसी फैमिली का खर्चा है 50,000 रुपये महीना, यानी कि 6 लाख रुपए साल का हो गया। तो मुझे इंश्योरेंस, आज बैंक इंटरेस्ट कितना है सर? 7%, लगभग 6-7% का बैंक इंटरेस्ट है। तो मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहिए होगा, जिससे कि आज कुछ हो जाए तो 1 करोड़ रुपए मैं किसी बैंक एफडी में या किसी डेट फंड में लगा दूं और उसका 6-7% का 8% का इंटरेस्ट आ जाए और उससे 6-7-8 लाख रुपए मेरी फैमिली को मिलता चले और उससे उनका गुजर बसर हो जाए। पहला फेज़ तो ये हो गया। दूसरा फेज़ हमने बताया कि अगर ज़्यादा जी गए तो एक टाइम के बाद हर बॉडी का स्टेमिना है, आपने खुद कहा कि 60 65 70 साल तक हम मैक्सिमम एज है, लेकिन अब क्या होने लगा कि ज़्यादातर मेडिसिन जो है 45-50 के बाद मेडिसिन चलनी शुरू हो जाती है लोगों की, तो बॉडी का स्टेमिना उतना नहीं रहता। तो इनकम, इन्फ्लेशन तो अपनी जगह बढ़ ही रहा है, इनकम आपकी उतनी आ नहीं रही, और फ्यूचर में आपके मान लो जॉब में हो या बिजनेस में कोई क्राइसिस आ गए, कुछ आ गए, आप आगे बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोविज़न होना चाहिए कि उससे रेगुलर इनकम आपकी आती चले, रेगुलर इनकम आती चले और वो पैसा आपको मिल जाए। तो अभी एक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टाटा कंपनी का ही प्रोडक्ट है, जिसमें इन सारे फेजेस को कवर करने की कोशिश की गई। अच्छा। उसमें रिस्क कवर, हाई रिस्क कवर भी दे दिया कंपनी ने, उसमें उसकी हाई मैच्योरिटी भी दे दी कि अगर फ्यूचर में आपको पैसा चाहिए हो, कॉर्पस, बड़ा कॉर्पस चाहिए हो और लाखों में नहीं करोड़ों में, तो उस प्रोडक्ट से मिल सकता है। और उसका आज तीसरी चीज़, आज प्रीमियम बजट भी बहुत कम है उसका सर।
नहीं तो आज उतने बड़े रिस्क कवर, उतनी बड़ी मैच्योरिटी के लिए बहुत बड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। उसका प्रीमियम बजट भी कवर है। और एग्जांपल बताता हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड का प्रोडक्ट दिया, अगर नॉर्मल केस में कुछ हुआ तो 1 करोड़ मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ हुई तो लगभग 2 करोड़ मिलेगा। डेथ एक्सीडेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस में हो गई, ट्रेन में हो गई, प्लेन में हो गई तो लगभग 3 करोड़ रुपया मिलेगा। डिसेबिलिटी हो गई तो भी 90 लाख रुपया मिलेगा। नहीं कुछ हुआ तो आपकी मेच्योरिटी पे आप कॉर्पस ले लो। अच्छा, आपको कॉर्पस नहीं चाहिए कि आपके रिटायरमेंट पे आप कॉर्पस का क्या करोगे, इतना बड़ा फंड है, आपको तो रेगुलर इनकम चाहिए, तो आप उसमें से रेगुलर इनकम SWP के तौर पे भी ले सकते हो। एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी नीड को फुलफिल कर देता है। कभी कभी एक प्रोडक्ट नहीं फुलफिल करता, हमें 3-4 प्रोडक्ट का प्लेटर बनाना पड़ता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो उसमें वेजिटेबल भी होती है, उसमें कर्ड भी होती है, चपाती भी होती है, सैलड भी होता है, तो एक अचार भी होता है, तो उसका पूरा एक प्लेटर बनता है। तो कभी कभी हमें एक मल्टी प्रोडक्ट को डालकर उसका प्लेटर बनाना पड़ता है। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है जो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटर है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ फुलफिल करे, तो उसमें हो सकता है हमें कुछ और लगाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को पूरा करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर अभी आपने ये सारा क्लियर किया, बट मैं ना इसको थोड़ा और डीप समझना चाहूँगा कैलकुलेशन के साथ। पर उससे पहले आपने एक टर्म्स का नाम लिया, उसका नाम था SWP। देखिए मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस है, उनको और अच्छे से क्लियर हो सके। SWP ये बहुत ही नया टर्म्स है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता। आपको पता है? ना, हर किसी को नहीं पता। मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि हम एक मतलब एक अमाउंट हम वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और उसको हम लोग इंटरेस्ट बेस पे धीरे धीरे निकाल सकते हैं। जो भी हमारा उसमें प्रीमियम मिलता रहेगा वो उस पर ऐड होता चला जाएगा। थोड़ा बहुत पता है, पर आप उसको ईजी वर्ड पे अगर और अच्छे से आप क्लियर कर सके SWP को। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आपने मेरी टॉक को बहुत सिंसियरली वो किया, और आप सिंसियर सिर्फ मेरे लिए नहीं, इन ऑडियंस जो हमारे आज का ये देख रही हैं पॉडकास्ट में, ये सब ऑडियंस के लिए भी आपने एक बहुत अच्छा वो किया। SWP बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या कि एक तो है कि आपको जब जितना मन करे पैसा निकाल लो। SWP का मतलब है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, कि वो पैसा एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मंथली आपने डिसाइड किया जी मुझे 1 लाख रुपया मंथ का चाहिए, तो रेगुलर मंथली 1 लाख रुपया वहाँ से विड्रॉ होके वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता चलेगा। या आप कहो कि एनुअल मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए, तो हर साल आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आता चलेगा। उसको सिस्टमेटिक, वो हर साल आएगा या हर मंथ आएगा। जिस इंटरवल को आपने सेलेक्ट किया, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, 4 इंटरवल होते हैं, किसी को भी सिलेक्ट किया तो वो पैसा रेगुलर उस आपके अकाउंट में आता चलेगा। वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है सर। इसके लिए मैं ऑडियंस को एक वो देता हूँ टिप, कि जैसे सपोज कोई भी अगर कोई गाड़ी लेने जा रहा है और वो गाड़ी खरीदना चाहता है 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए कैश मत खरीदना, उस पैसे को अपने SWP पे लगा देना, और उसके बाद उसमें अपनी जो भी किस्त बनती है, सपोज 10,000 रुपये महीने की, और उसको 10,000 के हिसाब से सेट कर देना। तो 15 लाख का आपको अपने आप पैसा भी मिलता रहेगा, और प्लस में अगर वो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली, अभी मैं इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, अगर वो म्यूचुअल फंड पे आपकी मार्केट ऊपर जाती है तो वो उसमें एंड ऑफ द डे जितना भी सपोज 5 साल के लिए हमने लगाया, तो वो पैसा एंड पे बच भी जाएगा। मतलब सपोज 2.5-3 लाख रुपए बच भी जाएंगे अगर सब कुछ प्लस पे रहा तो। मे भी शायद सर मैं सही बोल रहा हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार हमें इस तरीके के प्रोडक्ट को दो, जैसे मैंने आपको प्लेटर और कॉम्बो की बात करी, तो इसी तरीके से देते हैं बहुत सारे क्लाइंट को। भी क्या है कि देखिए कि इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा आज की डेट में इंडस्ट्री में चल रहा है। मेडिकल इन्फ्लेशन, आपने खुद ही बताया कि आज डिजीज़, लोगों को बीमारियां जो नहीं होती थी वो होनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, मेडिकल तरक्की कर रही है, लेकिन बीमारियां भी अपनी जगह कहीं ना कहीं कोविड के बाद भी सर काफ़ी इश्यूज ठीक है बॉडी तो, में आ गए। हाँ, तो उसके हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन आया, तो मेडिक्लेम जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई सर। अब कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप उस कॉस्ट को पे कर पा रहे हैं सर। लेकिन फ्यूचर में कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ कि जब आप को पे करने में कोई आपकी इनकम जो है वो कम हो गई, या नहीं भर पा रहे, या बेड पे आ गए आप किसी भी तरीके से, तो उस समय पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। डेथ भी नहीं हुई कि डेथ का पैसा मिलेगा, आपको उस बीमारी भी लग गई। अब मेडिक्लेम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है क्योंकि बीमारी में खर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेडिक्लेम का प्रीमियम नहीं भर पा रहे। तो अभी हमने अपने क्लाइंट्स को, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमने अभी एक मिशन लिया कि हम सबको अवेयर करेंगे कि सर आप अपना सिस्टमेटिक
जो SIP इन्वेस्टमेंट प्लान भी SIP एक स्टार्ट करें हमारे साथ में, जिससे कि फ्यूचर की कॉस्ट, जो इन्फ्लेशन से कॉस्ट बढ़ रही है, सब कुछ ठीक रहने पर भी इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको कवर करना हो तो वो भी कवर हो जाएगी। लेकिन फ्यूचर में भगवान ना करे कि कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है और आपके पास मेडिक्लेम का पैसा नहीं है, तो उस SIP से जो आपका कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, उस कॉर्पस से आपका मेडिक्लेम प्रीमियम जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि फ्यूचर में आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट पे मेडिक्लेम का प्रीमियम ज़्यादा है आपको लगता है, तो वहाँ से आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। आप इस तरीके से भी किसी भी चीज़ को ऐसे प्लान किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड से चला जाएगा। आपने कंसेप्ट सुना होगा रिच डैड और पुअर डैड। बिल्कुल, बुक है। ठीक है, या तो हम आज कोई चीज़ लोन लायबिलिटी या कोई चीज़ बुक कर लें और उस पर इंटरेस्ट पे करें। यानी कि जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी हमने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, 5 साल का लोन करा लिया, तो हुआ क्या कि वो गाड़ी 10 लाख की नहीं हो गई, वो गाड़ी 15 लाख रुपए की हो गई, क्योंकि 5 लाख रुपए, मतलब मैं कैलकुलेशन एक जनरल एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको कि 10 लाख की गाड़ी आपको 15 लाख रुपए की पड़ी। बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल है रिच डैड वाली, वो ये हो गया पुअर डैड। ठीक है, रिच डैड क्या कहता है? रिच डैड का मतलब है कि आप आज से अपनी सेविंग शुरू कर दो। जो गाड़ी 10 लाख की मिलनी थी, आपने पैसा जमा किया 6 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, उसके ऊपर 3 लाख 4 लाख रुपया उसका बोनस लगा लो, उसका इंटरेस्ट लगा लो या मार्केट की ग्रोथ लगा लो, उससे वो 10 लाख रुपये हो गया। बिल्कुल। और आपने 10 लाख की गाड़ी खरीद ली, तो आपको वो कॉस्ट कितनी पड़ी? 6 लाख रुपए की। वहाँ कितने की पड़ी गाड़ी? 15 लाख रुपए की। अगर आप एक्चुअल डिफरेंस देखोगे तो 6 में और 15 में 250% का डिफरेंस आ गया सर। बिल्कुल। तो हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है या इसको अप्लाई करना है, ये आज डिसाइड करना है सर। कभी यंगस्टर्स के, कभी आप बताऊंगा मैं यंगस्टर को कहाँ कैसे क्या करना चाहिए। तो अगर आज से ही सर अभी बताइए कि यंग एज पे अगर हम ये चीज़ें प्लान करनी शुरू कर दें सर। आज यंगस्टर्स का क्या हो गया कि मैं बहुत सिंसियर भी हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, बट लेकिन क्या है कि जो पैसा वो अर्न कर रहे हैं, उन करने पे गैजेट्स पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, गाड़ियों पे रेगुलर गाड़ियों को बदलना, उस पर बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लाइफस्टाइल पे बहुत पैसा खर्च होता है, और वो एट लास्ट ये भूल जाते हैं कि हमें कुछ सेव भी करना है। और ये वो लोग हैं जो आगे उस गाड़ी को 15 लाख का खरीदते हैं लोन लेके, प्लास्टिक मनी पे और इस पे। जबकि होना क्या चाहिए इस एज पे, अगर वो अपनी सेविंग, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं वो, तो जब एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो उसमें से एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, तो मैं सेविंग हैबिट के ऊपर एक सेशन देता हूँ। तो उनको कुछ इस तरीके की सेविंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि 10 लाख की गाड़ी 6 में खरीदूँ या 10 लाख की गाड़ी 15 में खरीदूँ। अगर आज से सेविंग कर देंगे तो 6 लाख रुपए में गाड़ी आनी शुरू हो जाएगी। ये तो जेनजीज जो हैं वो काफ़ी लकी हैं कि उनको ये सब चीज़ें आज की डेट में पता चल रहा है। जब हम लोग थे 90s में तो हमें तो किसी ने बताया भी नहीं। SIPs वगैरह भी मैं सर अब सुन रहा हूँ इस एज पे आकर के, और मेरे ख्याल से मैंने अपने 30 जब मैं हो रहा था 29 के एज पे जा कर के मैंने पहली SIP बनाई थी अपनी, जिसमें मेरा जो भी एक्स अमाउंट है वो मेरे अकाउंट से अपने आप कटता है। और आज 3-4 साल हो गए उस बात को, तो वो एक अमाउंट जब देखता हूँ ना मैं उसमें जुड़ने के बाद, बड़ा अच्छा सा लगता है उसमें। तो मेरे को काम करते करते वैसे सर बेसिकली हो गए 10-12 साल हो गए जॉब करते करते। तो अगर मैंने तब से सेविंग की होती तो आज तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ही होती। इसमें एक छोटी सी बात कहूँगा सर, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, छोटी सी बात कहूँगा। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख रुपया, बिल्कुल ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ टैक्सेशन बढ़ा दे कि भाई इतना टैक्स था, मैंने इतना टैक्स कर दिया, उसमें 5% टैक्स आपका बढ़ गया। बिल्कुल। या कंपनी कहे कि भाई हम कंपनी में वो नहीं हो पा रहा और रिसेशन है, तो हम कंपनी से एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं या उनका सैलरी रिडक्शन कर रहे हैं सिर्फ 5,000 रुपये से। क्या आपकी लाइफ पे कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है क्या उस टाइम पे? हाँ, अगर मैं 1 लाख पे हूँ, नहीं ज़्यादा नहीं पड़ेगा। 1 लाख से 5,000 कम हो गई टैक्स के रूप में, या तो टैक्स लग गया या ऐसे कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला सर। अगर नहीं पड़ने वाला 5,000 से, लेकिन अगर उस 5,000 रुपये को मैं खुद से सोच लूँ कि मेरे पास टैक्स का एक अमाउंट 5,000 का है, और सिर्फ उस 1 लाख रुपए में से वो 5,000 रुपया या 10,000 रुपया कहीं पर सेव करना शुरू कर दूँ आज से,
खुद से सोच के, तो मेरा फ्यूचर, मेरा पैसा तब बढ़ता है जब आपको सोते हुए भी पैसा कमा के मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो आदमी रिच कैटेगरी में जाता है। आप वॉरेन बफेट जी को सुना होगा, वो कहते हैं अगर आपका पैसा सोते हुए नहीं बढ़ रहा, जब आप सो रहे हो, जब आप काम नहीं कर रहे हो, तब भी नहीं बढ़ रहा, तो आप सिर्फ इन्फ्लेशन कवर कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे को बहुत बड़ा मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखते हुए यंग एज पे, वेरी यंग एज पे जब हम अपना करियर स्टार्ट करें, उसी में सेविंग हैबिट डेवलप करते हुए इस तरीके से आपके पैसे को वो हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है, कहाँ आपको सपोर्ट करेगा, कौन से फेजेस को सपोर्ट करेगा, तो वो पैसा वहाँ पर अपना सेव कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि लोग सेव करना चाहते हैं, पर पहले पता नहीं था कि एक्चुअली में सेव करना कहाँ है, कैसे करना है, पता ही नहीं था SIPs नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगर उस एज पे, और मैं तो ये बोलूँगा जो 20s में है, 21 पे, उनको जो आप बोल रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए कि एक अमाउंट, उनको X अमाउंट अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से निकाल के SIPs वगैरह में डालना चाहिए। जी, जैसे भाई ने बोला कि भाई जब 29 के थे उन्होंने तब से ये स्टार्ट किया था। अभी मैं भी सेम चीज़ फील करता हूँ कि जैसे जैसे मैं 30 के क्लोज जाता जा रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट आई विल बी 30 दिस ईयर, तो मेरे को भी वो चीज़ लगती जा रही है कि यार ये चीज़ें पहले नॉलेज होनी चाहिए थी। तो जो लोग मेरी तरह फील करते हैं सर, उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि इससे हम अपने मनी और फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए सर, जो ये फिगर आपने कही, हर नंबर कुछ कहता है। मेरे 1-2 वीडियो है नंबर के ऊपर में, मैं नंबर पे बड़ा फोकस करता हूँ। और नंबर ऐसा नहीं है कि मैं न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, बट मैं लाइफ की न्यूमरोलॉजी जानता हूँ सर। तो नंबर बड़ा मैटर करता है। जब 2 से 3 पे जाते हो ना सर, जब अब मान लीजिए किसी की, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर मैं, किसी की मैरिज नहीं हुई और मैरिज अगर 29 तक होती है तो एक फिर भी ठीक एज मानी जाती है। वैसे 25, 26, 27 एज मानी जाती है जब आदमी पोस्ट ग्रेजुएशन करके अपनी इनकम अर्निंग स्टार्ट कर लेता है। लेकिन जब वो 29 तक होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा यार चलो 2 के फिगर नज़र आ रही थी। जब वो 3 पे जाता है तो वो 30 पे काउंट हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्या होगा जब वो 59 होता है, तब तो वो सीनियर सिटीजन नहीं होता, और जहाँ एक दिन बाद वो सीनियर सिटीजन होता है। ऐसा एक दिन में क्या दुनिया बदल गई जी। नंबर, तो ये जो नंबर है ना सर, ये जो नंबर बदलता है तो ये बड़ा वो करता है। तो जब आप 20 से 30 में आ गए और आपने अभी तक अपनी सेविंग नहीं करी है, अपने फ्यूचर के लिए नहीं प्लान किया है, तो यू हैव टू प्लान सर। अभी इमीडिएट प्लान करना चाहिए कि नहीं सर, मैं किसी को बता तो पाऊंगा कि मैंने 20s में अपनी सेविंग स्टार्ट कर दी थी। नहीं तो आपको मैंने 30s में करी थी, तो वो कहेगा आप 10 साल लेट थे। चाहे 29 और 30 में 1 साल का फ़र्क है, या एक दिन और एक हफ्ते का भी फ़र्क होता है, क्योंकि वो 29 से जब 30 होते हो तो एक दिन का भी फ़र्क से वो बदलता है दिन। तो लेकिन आप खुद को प्राउड, अच्छा अपने बच्चों को क्या, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आप उन्हें क्या बताओगे? बेटा मैंने 30s पे सेविंग शुरू की थी या मैंने 20s में शुरू करी थी। तो जैसा आप बताओगे, जैसा सर ज़मीन में आपने कभी देखा है, यही वही धरती है, वही मिट्टी है, वही सब कुछ है सर। आप उसमें आम का भी बीज बोते हो तो उसमें आम लग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया? आप उसमें वही ज़मीन, वही मिट्टी, उसमें आप नीम का, वो आम बहुत मीठा होता है सर, नीम का बोते हैं तो वो पत्ता कड़वा होता है सर। बिल्कुल। तो आप क्या बो रहे हो ये बड़ा मैटर करता है। जो आप बोगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन वही आगे फॉलो करने वाली है सर। तो मेरे को लगता है कि आपको भी मैं गाइड करना चाहूँगा कि आप अपने को प्राउड फील करने के लिए और अपने बच्चों को एक एग्जांपल सेट करने के लिए, या नेक्स्ट जनरेशन, कभी आप किसी स्टेज पे, मंच पे खड़े हो और आप गाइड कर रहे हो बताने के लिए, आज आपके पास जब 1 महीना है, इस 1 महीने में आप ज़रूर कुछ ना कुछ डिसाइड करें सर। बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट को 2 पार्ट में मैं मानता हूँ, 2 पार्ट में देखता हूँ, सेव एंड क्रिएट। ओके, ठीक है जी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया क्रिएट एंड सेव। तो क्रिएट एंड सेव सबसे पहले होना चाहिए, जो गारंटीड हो। क्रिएट एंड सेव क्यों है? क्योंकि आज भी कुछ हो सकता है सर। तो सबसे पहले कुछ इस प्रोडक्ट में पैसा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको गोल्ड खरीदना है, आपको 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है, तो आपको कितने पैसे चाहिए सर? 1 लाख। 1 लाख रुपए चाहिए सर। आपको 10 लाख की गाड़ी खरीदनी है, कितने पैसे चाहिए सर? 10 लाख। 10 लाख। आपको किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है 1 करोड़ की, तो कितना पैसा चाहिए सर? 1 करोड़। 1 करोड़। तो यानी कि 1 करोड़ रुपया पहले से आपने सेव किया होगा, तो वो सेव एंड क्रिएट होता है सर।
लेकिन उसको तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए नहीं है, आपको इकट्ठा करने के लिए बहुत समय चाहिए सर, बिल्कुल और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, या आपको रिक्वायरमेंट अभी है उस चीज़ चाहिए। की। तो क्रिएट एंड सेव पे काम करें सबसे पहले वो क्या होता है, जी। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया या 2 लाख रुपए का दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का रिस्क कवर लिया, कुछ हुआ तो मेरी फैमिली को मिल गया, नहीं हुआ तो मेरी फ्यूचर के काम आ गया, मेरे रिटायरमेंट के काम आ गया, और मेरे बच्चों की लेगेसी के भी काम आ गया। अभी एक प्रोडक्ट पे हमने काम किया सर, कैलकुलेशन अगर मैं बता दूं तो हमें बिलीव भी नहीं होता क्या है, उसमें 100 200 से 500 700 करोड़ रुपए तक भी मैच्योरिटी चली जाती है सर। अच्छा। वो उसकी आप लेगेसी प्लानिंग होगी सर। और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है सर, हम विश्व गुरु पहले थे, आज हैं और फ्यूचर में फिर से रहेंगे सर। बिल्कुल। तो हम बनने वाले हैं सर। तो इसलिए क्रिएट एंड सेव, सबसे पहले इंश्योरेंस पे और इस तरीके के गारंटीड प्रोडक्ट्स पे पैसा डालो, ओके। पहली चीज़। दूसरा, आपको पैरेलली कुछ, जैसे मैंने बताया SIP वगैरह में पैसा लगाना है, आप उस SIP, क्योंकि लिक्विड मनी की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है, ठीक है। और छोटा पैसा, आज मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप 10,000 रुपये महीना सेव कर सकते हो या 50,000 सेव कर सकते हो, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते सर। तो आप सबसे पहले आप क्रिएट एंड सेव पे काम करें। अब जब सेविंग शुरू करी तो आप SIP पे, छोटी छोटी सेविंग्स पे, FD RD पे, इसमें FD RD आज मैं कम सजेस्ट कर पाता हूँ क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम आ रहे हैं, और आगे मार्केट का इन्फ्लेशन और उसके रेट में थोड़ा सा फर्क आ गया है। लेकिन फिर भी गारंटीड प्रोडक्ट्स में आप पैसा डालें, जिससे कि, और गारंटीड कुछ ड्रीम्स हमारे गारंटीड ड्रीम्स होते हैं, गारंटीड ड्रीम्स को या गारंटीड चीज़ों को नॉन गारंटीड एसेट से पूरा नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो नॉन गारंटेड से पूरा नहीं कर सकते, तो सबसे पहले वहाँ पैसा डाल। पहला इंश्योरेंस में हो गया, मैंने आपको बताया, कोई अच्छा बड़ा इंश्योरेंस लें। फिर आप SIP वगैरह में और इस तरीके की चीज़ों में, सेविंग में पैसा डालें, या गोल्ड वगैरह थोड़ा बहुत ले सकते हैं उसमें डालें। फिर आप फिक्स एसेट्स की तरफ में जाएं। फिक्स एसेट कैसे हो गया, जैसे प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई वो करना है, एक एसेट कॉर्पस क्रिएट कर लें, उस कॉर्पस के बाद प्रॉपर्टी खरीदी, लोन ले लिया, उस पर भी उस में आपको जो जाना चाहिए वो स्पेसिफिक इक्विटी है। इक्विटी आपको करना चाहिए, समय के हिसाब से करना चाहिए, बट इक्विटी में आपका पैसा बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा ना हो कि जो थोड़ा सा, जब आपके पास सरप्लस क्रिएट हो जाए तब आप उस इक्विटी की तरफ में जाएं, जिससे कि आप उसके डेंट को भी बियर कर सकें, और उसके अगर वो पैसा ऊपर हो जाए तो उसे एंजॉय भी बहुत अच्छे से करें। तो इस तरीके से प्लानिंग का स्ट्रक्चर है। बाकी कभी डिटेल्ड बैठेंगे तो मैं उसको पेपर पे पूरे ग्राफ के साथ, पूरे पिरामिड के साथ बताऊंगा। जब मैं पिरामिड बताऊंगा तो आप अपने आप ही कह देंगे कि सर पैसा तो कहाँ डालना चाहिए, आप खुद ही बताएंगे कि कहाँ डालना चाहिए। लाइफ की स्टेज वाइज वो चीज़, स्टेज वाइज, लाइफ के स्टेज वाइज होगा, आपकी नीड के हिसाब से होगा, लाइफ के स्टेज के हिसाब से होगा। हर आदमी की लाइफ अलग अलग होती है सर। भगवान ने हम शायद हमारे 700 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन है पृथ्वी पर, धरती पर, और 700 करोड़ में से भगवान ने क्या किया, उन्होंने जितनी डाई बनाई, एक डाई से एक आदमी बनाया और उसके बाद तोड़ दी। 2 आदमी कोई भी एक जैसे नहीं दिखेंगे सर। तो सबकी, जब 2 आदमी एक जैसे है ही नहीं, तो 2 आदमियों की नीड एक जैसी कैसी हो सकती है? उनकी नीड भी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट मिलती जुलती तो लगेगी, लेकिन एक जैसा सब कुछ नहीं होगा। सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं। सिमिलर हो सकता है, सेम नहीं। बहुत अच्छा शब्द दिया सर आपने, मेरे लिए भी काम आएगा आगे के लिए। सिमिलर है, सेम नहीं है। पर सर इसमें जैसे अभी आप बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फ्यूचर स्टिक है मेरे ख्याल से। तो जो फ्यूचर वाले प्रोडक्ट होता है उनको सेल करना बहुत मुश्किल है। कोई एक्सपीरियंस जो आपका अपने क्लाइंट के साथ रहा हो? सर एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जैसे अभी बताया कि प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, एक एक्सपीरियंस मैंने आपको ये बताया। अभी एक कंपनी का एक्सपीरियंस बताता हूँ सर। मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं इस पर वो लेता जी। एक क्लाइंट है, 3 भाई थे सर, 100 करोड़ रुपए की लगभग कंपनी थी सर, और 100 करोड़ की कंपनी, तीनों फैमिली में बहुत प्रेम था, और उनके पेरेंट्स थे। तो एक दिल्ली में ही उनका घर था। दिल्ली में 2 घर थे, 2 कोठियाँ थी और 4 फ्लोर बने हुए थे। 3 फ्लोर पे 3 भाई और एक पे पेरेंट्स रहते थे, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड थे, और किचन तक भी एक थी वहाँ पर। एक भाई ने कह दिया बिजनेस में, तो तीनों डायरेक्टर थे, तो दूसरे ने मान लिया। 100 करोड़ रुपए की लगभग कंपनी, 33 और 34 का जो भी शेयर स्टेक होल्डिंग थी, वो स्टेक होल्डिंग थी। एक दिन एक इस तरीके का एक्सीडेंट होता है और एक भाई की डेथ हो जाती है सर। भाई की डेथ हो जाती है तो वो
वो उसकी स्टेक होल्डिंग 33% की थी, पीछे वाइफ और बच्चा रह जाते हैं सर। वाइफ और बच्चा रह जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब सारे रिचुअल्स करके बाहर आते हैं तो सब डिसाइड भाई अब इनका क्या किया जाए। तो जो वो 3 भाई हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं भाई इनको एक काम करो 33% की स्टेक होल्डिंग दे दो। जब 33% की स्टेक होल्डिंग आई तो एक भाई की वाइफ ने कहा कि भाई अगर वो डायरेक्टर बनेगी तो मैं भी डायरेक्टर बनूंगी। अच्छा। एक जो दूसरे भाई थे उन्होंने कहा कि यार भाभी सही तो कह रही है, भाई को तो सब कुछ नॉलेज थी, वो बिजनेस ग्रो भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, भाभी को तो नॉलेज भी नहीं है। फिर फीमेल की आपस की मतलब कुछ और मतलब कभी कभी टसल हो जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। तो भाई हम वो तो नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते तो जब बात घर में होती है तब तक अच्छी होती है। फिर बात घर से बाहर गई। बाहर कहाँ गई? उनके लड़की के पेरेंट्स के पास गई, समाज में चली गई और बातचीत होनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्टेक होल्डिंग नहीं दे सकते तो आप एक काम कीजिए, उनका जितना शेयर था 33 करोड़ का % का शेयर, तो 33 करोड़ रुपीस हो गया, आप उतना पैसा इनको दे दो। अब आपको लगता है कि किसी 100 करोड़ के बिजनेस से 33 करोड़ रुपीस विड्रॉ किया जा सकता है? कुछ बिल्डिंग में लगा होता है, कुछ मशीनरी में होता है, कुछ आपके क्रेडिट्स में लगा होता है, कुछ स्टॉक में लगा होता है, कुछ और डिफरेंट चीज़ों में पैसा लगा हुआ होता है, कुछ मार्केटिंग पे लगा हुआ होता है। पहला आप निकाल ही नहीं सकते, उसमें से पैसा ही नहीं विड्रॉ कर सकते। बिल्कुल सही। तो ये भी खत्म होगा कि भाई हम 33 करोड़ रुपीस कहाँ से दें। तो उस केस में क्या हुआ कि जब वो सब ने अब डिसाइड किया तो कोर्ट केस शुरू हो गया सर। कोर्ट केस शुरू हो गया तो घर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो शुरू हो गया, समय उल्टा आना शुरू हो गया। बिजनेस भाई के जाने से डाउन हुआ, अब कोर्ट केस से डाउन होना शुरू हो गया, परिवार में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई सर। लेकिन अगर उन्होंने कोई प्रोविज़न किया होता, हमारे क्लाइंट ने इसी को हमने प्रोविज़न दिया, उन्होंने प्रोविज़न किया था, ऐसे ही कुछ उनकी फैमिली में होता, अगर उन्होंने कोई प्रोविज़न किया होता कि 10-10 करोड़ रुपए का कीमैन इंश्योरेंस या एम्प्लॉय इंश्योरेंस ले रखा होता और वो अपनी भाभी को कहते कि भाभी 10 करोड़ रुपया तो ये पकड़ो और बाकी का पैसा हम आपको धीरे धीरे कंपनी में से देते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सर्वाइवल के कितने चांसेस थे? 100%। तो सर्वाइवल के बहुत सारे चांसेस थे। हमने हमारी बात मानकर हमारे एक क्लाइंट ने ऐसे लिया और उनकी फैमिली में ऐसा ही कुछ हुआ, तो कंपनी से आए हुए 10 करोड़ रुपए, 10 ही करोड़ रुपए थे, 10 करोड़ रुपए जब वहाँ दे दिए गए, वो परिवार आज भी एक साथ रहता है और दे आर वेरी मच हैप्पी सर, बहुत खुश है सर। और कई बार मैं जाता हूँ तो वो मतलब जैसे होली दिवाली और इस टाइप पे है, मेरे को खुद से गिफ्ट भेज देते कि सर आज आपने हमारा बिजनेस और हमारी फैमिली को बचा लिया, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती। ये सर एक एग्जांपल दिया, इसमें नेगेटिव पोर्शन भी था और इसमें पॉजिटिव पोर्शन भी था। नहीं तो अब जैसे मैंने वो बताया फायर इंसिडेंट में सब कुछ अटैच हो जाएगा, ऐसा अटैचमेंट आपने आज से कुछ साल पहले भी देखा। जितने बड़े बड़े बिल्डर थे, आम्रपाली था, अर्थ था और बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर थे सर, जो बिल्कुल धाराशाही हो गए, आज हैंड टू माउथ हो गए उनके लोग, या बिहाइंड दी बार चले होते। अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रोविज़न किया होता, नॉन अटैचेबल इंस्ट्रूमेंट लिए होते, उनका सब कुछ अटैच हो गया, नॉन अटैचेबल इंस्ट्रूमेंट लिए होते या ऐसा कोई प्रोविज़न किए होते, तो शायद उनकी फैमिली आज भी एक रिस्पेक्ट के साथ जी पाती। तो सर एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जैसे अभी तक हम बात कर रहे हैं तो हमने अभी तक जेनजीज की भी बात करी, मतलब जो यंगस्टर हैं उनकी भी बात करी, किसी फैमिली की भी बात करी, ठीक है, हमने बिजनेसमैन की भी बात करी। तो अगर हम इन सब के लिए एक एक करके बेस्ट आज की डेट में कौन से इंश्योरेंस है, कौन से प्रोडक्ट है जो एक फैमिली को लेना चाहिए, जो एक बिजनेसमैन को लेना चाहिए और जो एक यंगस्टर को लेना चाहिए, कौन से वो बेस्ट रहेंगे, आप उसके लिए एक सजेशन दे सकते हैं? जैसे एक यंगस्टर ने सर 30 साल की एज है, मैंने अभी बताया, उसने 25 से 30 का ब्रैकेट है, 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया, हमने 1 करोड़ रुपए का रिस्क कवर दे दिया उसको। नॉर्मल केस में 1 करोड़ रुपए का है, एक्सीडेंटल केस में 2 करोड़ रुपए का, और एक्सीडेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग 3 करोड़ रुपए का है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं सर, कितना प्रीमियम देना होगा? 1 लाख रुपए बताया मैंने आपको। 1 लाख रुपए 1 लाख प्रीमियम दिया। कितने साल तक? 1 लाख प्रीमियम दिया, रिस्क कवर 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का नॉर्मल रिस्क कवर है, एक्सीडेंटल केस में लगभग 2 करोड़ का है और एक्सीडेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3 करोड़ का है। प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 12 ही साल देना है सर आपने, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी खत्म, सिर्फ 12 साल प्रीमियम दो और आपका रिस्क कवर 85 ईयर्स तक का है, आपकी एज 85 तक का कवर। अच्छा, अगर मैं 25 साल का हूँ, मैंने 25 साल की उम्र में ले लिया और मैंने 1 साल मतलब 12 साल तक 12 लाख रुपए भर दिए, सपोज मेरी एज 37 हुई, उसके बाद मुझे नहीं भरना और उसके बाद 85 की एज तक मैं कवर रहूँगा। 85 तक कुछ हो गया
तो आपको कम से कम 1, 2 और 3 करोड़ जिस भी कंडीशन में डेथ हुई तो वो पैसा मिलेगा। और ये पैसा, इस पैसे का एक पोर्शन, ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है सर, इस पैसे का एक बहुत बड़ा शेयर आपका इक्विटी मार्केट में लग रहा है सर। अच्छा। तो विच एवर इज हायर, मान लीजिए आज 25 साल की एज है और 65 साल पे एज हुई और उस समय फंड वैल्यू थी 100 करोड़ रुपए, तो क्या मिलेगा? विच एवर इज हायर, उसकी फैमिली को 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया मिलने वाला है सर। और अगर अभी मैं इसके रिटर्न्स बता दूं, मैं माइक के स्टेज इस पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसकी जो रिटर्न है कुछ करोड़ नहीं, कुछ 100 करोड़ नहीं, और शायद 1000 करोड़ तक भी पहुंच जाती है अगर हम उस रिटर्न को, जिस रिटर्न को जो सिंस इंसेप्शन अभी तक 23% की रिटर्न आ रही है सर। अगर 23% की रिटर्न को मैं कैलकुलेट करूं अभी से लेकर तब तक, तो लगभग 1100 करोड़ रुपया बनता है सर। अगर मैं रिटर्न, आप कहें कि रिटर्न कम कर दो सर, मैं 20% की रिटर्न की उम्मीद करूं तो उसका पैसा लगभग 350-400 करोड़ रुपया बनता है सर। अगर लीस्ट रिटर्न की तरफ भी चला जाऊं, जो मार्केट की रिटर्न चल रही है, और खासतौर पे टाटा जैसी कंपनी के प्रोडक्ट के लोएस्ट रिटर्न भी उतनी नहीं है, अगर मैं उसकी एवरेज रिटर्न की तरफ चला जाऊं तो भी लगभग 60 करोड़ रुपया मिलता है, और वो सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। अब वो टैक्स फ्री क्यों होगा? टैक्स फ्री इसलिए होगा क्योंकि यूलिप प्लान में अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम आता है तो 2.5 लाख रुपए तक के प्रीमियम की मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। आपका प्रीमियम कितना बताया मैंने? 1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए। और एज ज़्यादा होगी तो 2 लाख रुपए हो जाएगा, और एज ज़्यादा होगी तो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो 2.5 लाख का प्रीमियम की मेच्योरिटी टैक्स फ्री है सर। आज आपको कहीं से भी 100 करोड़ रुपए आ जाए तो आप ये बताओ कि कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? लगभग 30% कम से कम है सर, सेस वगैरह लगा के, और ज़्यादा हो जाता है तो 30 करोड़ तो टैक्स का देना पड़ेगा सर। आपका प्रीमियम कितना दिया आपने? 12 कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि इसमें एक और ऑप्शन है, आप इसको फ्यूचर में कॉर्पस लेना चाहें कॉर्पस ले लें। रिटायरमेंट को पे आपको SWP जैसे अभी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की बात करी, अगर आपको पैसा पार्शल अपनी रिटायरमेंट पे नहीं, आपके पास इनकम है, वो चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 20 साल आपने 12 साल पैसा भरा, 20 साल पे आप अपने इस पैसे को विड्रॉ कर लो जितना आपने भरा। 12 लाख रुपए भरे, 12 का 12 लाख रुपए विड्रॉ कर लो आप। अच्छा, तो भी आपका रिस्क कवर कम नहीं होगा और चलता चलेगा और बढ़ता चलेगा। ठीक है, आपकी फ्यूचर मैच्योरिटी कम होगी क्योंकि आपने 12 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर विड्रॉ नहीं करते तो ज़्यादा होती, विड्रॉ कर लिए तो फ्यूचर मैच्योरिटी जरूर कम होगी, रिस्क कवर कम नहीं होगा सर आपका। तो मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा सर इसको कि सपोज़ मैं, मतलब अगर मैं 30 साल का हूँ और मैंने 42 साल की उम्र तक भरा, मैं 45 साल का हुआ, मैंने 12 लाख निकाल लिए, क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अच्छा, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि वो उसके बाद में भी आपका रिस्क कवर एज इट इज चलेगा, 1 रुपये कम नहीं होगा रिस्क कवर। तो मैं 12 के 14 भी निकाल सकता हूँ? आप देखो सर, जितना जल्दी निकालोगे आपकी फ्यूचर मैच्योरिटी उतनी कम होगी, आप ये मान के चलो। ठीक, क्योंकि मुझे तो 1 करोड़ मिले हुए हैं, मतलब इंश्योरेंस जो है मेरा 1 करोड़ का है। 1 करोड़ है सर। तो मतलब कि लेकिन फ्यूचर मैच्योरिटी तो 100 करोड़ 200 500 करोड़ पे पहुंच रही है ना सर। हाँ, वो कम हो जाएगी ना आपकी। आप पैसा निकाल लोगे तो आप पैसा, उस पैसे को छोड़ दो, आप फ्यूचर में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लो। आज से हो सकता है आपको जरूरी थी ना पड़े। हाँ, तो मैं और वही पड़ नहीं जाए आ तो रहा आप था। निकाल सकते हो सर, आपके पास ऑप्शन है। मैं वहीं आ रहा था कि सपोज मैंने 42 की उम्र में अपना जो प्रीमियम है वो पूरा ख़त्म कर लिया, मतलब जो भी मेरे को मेरे ऊपर थी वो मैंने ख़त्म कर दी, 12 लाख रुपए मैंने भर दिए। उसके बाद मैंने उस अपने पैसे को SWP पे लगा दिया 43 ईयर की उम्र से 20,000 रुपये के हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको लगे कि आपको 60 की एज पे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, 1 करोड़ निकाल लो, प्लान चलता रहेगा। आपको लगे 65 पे मेरे को फिर 2 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ निकाल लो, प्लान चलता रहेगा। आपको लगे 70 पे 4 करोड़ की जरूरत है, आप 4 करोड़ निकाल लो, आपका प्लान चलता रहेगा। अगर वो उस टाइम पे उस पैसे की वैल्यू वहाँ तक पहुँच गई है, पहुँचेगी सर, उसको तो रोक ही नहीं सकते ना। अच्छा, रिस्क कवर तो हम खत्म ही नहीं कर रहे ना सर, हम तो कह ही नहीं रहे आपका रिस्क कवर कम होगा सर। आपका रिस्क कवर तो कम कर ही नहीं रहे, हम किसी भी लेवल पे कम नहीं कर रहे सर। नहीं, सही है सर। इस प्लान में खासियत और बताता हूँ सर। आपका प्लान 12 साल प्रीमियम देना है, आपने 5 साल प्रीमियम दिया और कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि आप आगे का प्रीमियम नहीं दे पाए, तो या तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है या वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस पेड अप हो जाती है। यहाँ इस प्रोडक्ट की खासियत है, ना तो वो रिड्यूस पेड अप होगी ना लैप्स होगी, आपका
5 साल के बाद प्रीमियम भरना भी बंद कर दोगे तो रिस्क कवर कम नहीं होगा। मैच्योरिटी तो कम होगी, रिस्क कवर कम नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। मतलब कि जैसे सपोज मैं 12 लाख नहीं भर पाया, मैंने 5 ही लाख रुपए भरे, हाँ। और फिर ऐसा भी होता है सर कि क्या जैसे सपोज मैंने 1 महीने नहीं भर पाया, फिर दूसरे महीने मेरे पास आ गए पैसे, तो क्या वो कंटिन्यू हो सकता है या फिर वो हाँ, उसी हो टाइम सकता है। आप उसे लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं सर। आप उस पैसे को भरें, कुछ कंडीशन होगी, कंपनी आपसे कुछ हेल्थ के वो मांगेगी डिक्लेरेशन, वो हेल्थ डिक्लेरेशन के साथ आप उस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो। कितना टाइम 1 मिलता है? साल 2 साल बाद भी रिवाइव कर सकते हो, 3 साल बाद भी रिवाइव कर सकते हो सर आप उसको। एक चीज़ सर इस प्लान से रिलेटेड और मेरे दिमाग में आ रही है कि कोई एज क्राइटेरिया है कि इस एज से या इस एज के बीच में ही हम ये पॉलिसीज ले सकते हैं? कोई भी इस तरीके का बड़ा बड़ा रिस्क कवर का प्लान के लिए आपकी इनकम, 2 तरीके की अंडरराइटिंग होती है, एक फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और एक मेडिकल अंडरराइटिंग। ओके, मेडिकल अंडरराइटिंग यानी कि हेल्थ इश्यूज, तो यंग एज पे हेल्थ इश्यूज नहीं होते, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल अंडरराइटिंग भी होनी चाहिए, यानी कि आपको इस प्लान का मतलब है इनकम रिप्लेसमेंट एक तरीके से। तो आपके पास इनकम के प्रूफ होने चाहिए, आपकी आईटीआर होनी चाहिए, या आपके पास कंपनी की सैलरी स्लिप होना चाहिए, या फॉर्म 16 होना चाहिए। ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास में होना चाहिए सर। तो वो उसके हिसाब से आपका कि भी कितने मल्टीपल में आपको आपकी एनुअल इनकम का इतने मल्टीपल तक रिस्क कवर मिलता है, तो उस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यानी कि 18+ पे मान लीजिए आप 18+ पे 6 महीने आपने कहीं से सैलरी अच्छी कंपनी में 18+ पे भी ज्वाइन कर लिया और 6 महीने अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो भी आप रिस्क कवर ले सकते हो। तो 18+ से लेकर और 65 तक भी आप इस प्लान को परचेज कर सकते हो। 65 की एज तक भी इस प्लान को फ्रेश प्लान परचेज कर सकते हो। अगर रिस्क आप कवर healthy तो हैं तो। आप अप टू 100 तक भी ले सकते हो। मैंने 85 बताया, दो वो होती हैं, आप 85 तक भी ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, लेकिन 85 से ज़्यादा लेना है तो फिर वो सीधा 100 वाला भी ले सकते हो। आप कितना भी एज कवर ले सकते हो। तो जैसे आपने 12 लाख बताए इसमें, जी। तो इससे नीचे भी होता है? मान लीजिए आपको 1 करोड़ का चाहिए ही नहीं, आपको 50 लाख का चाहिए, तो प्रीमियम कम हो गया। आपकी एज मैंने 30 पे कैलकुलेट किया, आपकी एज कम है, 25 है, 20 है, तो और कम हो गया प्रीमियम। तो प्रीमियम उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। मैंने तो एक जस्ट स्टैंडर्ड एक आपको आंसर किया। और एक चीज़ और बताता हूँ सर, बहुत अच्छी, बहुत सारे बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर हमारे इसको देख रहे होंगे, हो सकता है। और उसमें क्या बताऊँ सर कि कंपनी से भी आप इन इंश्योरेंसेस को परचेज कर सकते हैं, और कंपनी में सेक्शन 37(1) के तहत इसमें जो पैसा आप प्रीमियम पे एम्प्लॉय में या की मैन के इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, सेक्शन 37(1) में वो अपने इस एक्सपेंसेस को बुक करके अपना पैसा सेव भी कर सकते हैं, टैक्स को सेव भी कर सकते हैं और टैक्स को डेफर भी कर सकते हैं सर। काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हुई है अभी। कि पहले तो मुझे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ही पता था, और हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ये है कि मेडिक्लेम ले लिया अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रखे हैं, और लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये था कि डेथ के बाद पैसा मिल जाता है। बट आज आपने जो चीज़ें ओपन की है काफ़ी सारी, और मेरे को ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, और डेफिनेटली लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे। तो जो लोग हैं आपको सुनना चाहें तो आपका पेज है सर, एक बार आप उसके बारे में बताइए कि आप उस जो आपका चैनल है उस चैनल पे आप काफ़ी सारे गाइडेंस दे रहे हैं, तो अभी फ्यूचर पे हम लोग क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि क्या क्या आने वाला है उसमें? सर बहुत अच्छा वो चैनल अभी ग्रो होने वाला है। हम उसके ऊपर में आपको इससे रिलेटेड तो दे ही रहे हैं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए, कब इंश्योरेंस लेना चाहिए, नए प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, अभी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, कई बार बहुत बड़े वो नॉमिनल प्रोडक्ट थे, उस समय वो अच्छे थे। आज प्रोडक्ट चेंज हो गए। आज ऐसा भी प्रोडक्ट है कि 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम पे आपका रिस्क कवर 1 करोड़ रुपए तक चला जाता है, या जो 25 साल की एज पे प्रीमियम आना चाहिए वो 40 साल की एज पे प्रीमियम जा रहा है। इस तरीके के भी प्रोडक्ट हैं। इस तरीके के भी प्रोडक्ट हैं जहाँ 9 महीने के बाद में मैटरनिटी कवर हो जाती है। इस तरीके के भी प्रोडक्ट हैं जहाँ न्यू बॉर्न बेबी वेरी फर्स्ट डे से कवर हो जाता है सर। इस तरीके के भी प्रोडक्ट हैं जहाँ आपको एयर एम्बुलेंस भी मिलती है, और कंज्यूमेबल कवर आपका कोई सिंगल पैनी डिडक्ट नहीं होता। 100% पैसा कंपनी से कैशलेस में आपको होता है। तो वो जानकारियाँ भी इस चैनल के जरूर मिलने वाली हैं। फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में बात करेंगे। आपको पैसा कहाँ लगाना है, कब लगाना है, प्रॉपर्टी में लगाना है, इक्विटी में लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना है, इंश्योरेंस में लगाना है, कब कितना पैसा किस रेशो में आपको लगाना चाहिए। जैसे आपने अभी हमने प्लेटर की बात करी जी। एक शादी में बहुत अच्छा खाना बना सर,
बहुत अच्छा खाना, बहुत बड़े कैटरर से हमने बनवाया और उसने बनाया, और आलीशान 500 आइटम का एक बहुत बड़ा बफे वहाँ पर लगा हुआ, 100 200 400 आइटम का, बहुत अच्छी अच्छी स्वीडिश है। बट खाने में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सारा खाना खराब। एक और एग्जांपल देता हूँ सर, मान लीजिए आपको 40 साइज़ की शर्ट आती है, मैं एक बहुत ब्रांडेड शर्ट लेके आया, अच्छी 5-7 हज़ार 10,000 रुपये की एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी शर्ट लेके आया, आपको भी शर्ट पसंद आई, लेकिन उसका साइज़ 38 था, छोटी हुई पहन ही नहीं सकते, तो आपके लिए यूजलेस हो गई। यूजलेस। तो कब कितना क्या और कैसे लेना है सर, ये बड़ा मैटर करता है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट को ही हायर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी, आपने ऑनलाइन देखा, मैं ऑनलाइन बहुत सारे चैनल हैं जहाँ वो कुछ भी बेच देते हैं, वेबसाइट्स हैं काफ़ी ठीक है, सारी। वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, आपको किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, और आपको भी पता होना चाहिए कि भाई वो क्वालिफाइड कंसल्टेंट है भी या नहीं। अगर हमने इंश्योरेंस सही और क्वालिफाइड पर्सन से नहीं लिया, तो जैसे आपने कहावत सुनी है, नीम हकीम खतराए जान, बिल्कुल। तो वो नीम हकीम खतराए जान है। अभी हम अपने एक क्लाइंट के पास बैठे थे, वहाँ उनको किसी बैंकर ने, मैं नाम नहीं लूँगा किस बैंक से क्या थे, बैंकर ने कोई प्रोडक्ट दे दिया, तो उन्होंने बाई चांस, बैंक की बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, उस पर वो प्रोडक्ट ले लिया गया, नहीं तो वो सारा कुछ हमसे कंसल्ट करते हैं। जब मैंने उसकी प्लान को देखा, उन्होंने मेरे को बुलाया, यार प्लान लिया, एक बार चेक करो। मैंने चेक किया तो आई वाज शॉक्ड कि जो प्रोडक्ट हम उन्हें दे सकते थे और जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है, उसकी मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपए का फ़र्क आने वाला है सर। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए का फ़र्क आने वाला है सर, बहुत ज़्यादा। अब ये, लेकिन ठीक टाइम पे उन्होंने पूछ लिया तो उसको फ्री लुक पीरियड में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर आज से 1 साल 2 साल 3 साल बाद पता चलता या नहीं पता चलता, तो उनको फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए का डायरेक्टली डेंट लग गया था। जबकि प्रीमियम स्पेसिफिकेशन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन मेच्योरिटी में 1 करोड़ का फ़र्क था सर। सिर्फ प्रोडक्ट कौन सा, किस एज पे क्या देना चाहिए, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं उसी तरीके से किस एज पे कौन दवाई, पहले क्या आपकी कंडीशन है, क्या तकलीफ़ है, क्या कुछ है, उसके हिसाब से मेडिसिन डिसाइड की जाती है। आप हार्ट पेशेंट है तो लाइट मेडिसिन दी जाती है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती है। तो कौन सी मेडिसिन देने की ज़रूरत है, उस हिसाब से मेडिसिन दे के इंश्योरेंस दिया जाता है सर। थैंक यू काफ़ी सो मज़ा मच आया। सर। आज हमने इंश्योरेंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा। आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी इंश्योरेंस को इस तरह से कभी नहीं जाना होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग आते हैं, एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में समझा देते हैं, वो हमारे लिए इंश्योरेंस हो गया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को बुलाया, और बहुत जल्दी हम इस पे बिज़नेस ग्रोथ की बात करने वाले हैं कि लोगों की बिज़नेस ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसके ऊपर में बात करने वाले हैं। इंश्योरेंस की बात करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब कहाँ करनी चाहिए, इसके ऊपर में बात करेंगे। तो आपके साथ मिलकर बड़ा मज़ा आएगा सर। हमें इस चैनल के ऊपर में इतना काम करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा मिशन है कि हम 1 लाख लोगों को कम से कम सिक्योरिटी दे दें और 1 लाख लोगों को इसके लिए अवेयर करा दें। और मेरा ये मिशन है, आपकी सपोर्ट रही तो शायद ये 1 लाख 10 लाख और 1 करोड़ तक लोगों तक पहुँच पाए। जरूर थैंक होगा यू सर, वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू।